हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जाति, धर्म और लैंगिक मसले नामक चैप्टर के अंतर्गत भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय में पढ़ रहे थे। तो बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक लैंगिक मसले और राजनीति में यह पाया कि महिलाएं केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व की स्थिति यह थी कि महिलाओं को चारदीवारी में कैद करके रखा गया था और 19वीं शताब्दी में आकर के महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त किया और महिलाओं ने शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति की। इसके साथ ही शैक्षिक प्रगति होने के साथ ही महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो। सभी क्षेत्रों में विश्व की महिलाओं ने योगदान दिया। फिर भी आज भी वर्तमान समय में भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी पीछे हैं। इसका कारण क्या है, इस पर हमने प्रकाश डाल दिया था कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। इस वजह से महिलाएं पीछे रहीं। महिलाओं में साक्षरता की दर कम, ये पूरे विश्व की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं। और महिलाओं को पुरुषों से कमज़ोर गिना जाता था, माना जाता था। महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी और शादी की अनिवार्यता, साथ ही विभिन्न प्रकार से महिलाओं का शोषण आदि ये कारण हैं जो महिलाओं को चारदीवारी के अंदर कैद कर दिए थे। अब आते हैं भारत में महिलाओं की स्थिति पर। इसके विषय में भी हम पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं। आज संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भारत में महिलाओं की स्थिति। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात होने वाले सुधारों के बाद भी महिलाएं अब भी पुरुषों से पीछे हैं। जैसा कि विश्व की स्थिति है, वही स्थिति भारत की भी है। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, किंतु उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई और मध्यकाल आते आते महिलाओं से संबंधित विभिन्न पाबंदियां महिलाओं पर थोप दी गई, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और अंग्रेज़ों के आने के पश्चात आधुनिक भारत में भारतीय समाज सुधारकों द्वारा प्रयास किए जाने पर अंग्रेज़ों ने विभिन्न कानून बनाकर हमारे समाज में, हमारे धर्म में महिलाओं से संबंधित व्याप्त कुरीतियों को अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। और फिर महिलाओं शैक्षिक सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। फिर भी हम हर क्षेत्र में पीछे हैं। जैसे हमारे संसद में हमें 33% आरक्षण है, तो हमारे लिए 33% सीटें आरक्षित हैं, जो कि अभी भर्ती नहीं है। तो अब पॉइंट दर पॉइंट हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। तो महिलाएं स्वतंत्र भारत में भी पुरुषों से पीछे हैं। भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है।
हालांकि परिस्थितियाँ, लोगों की सोच बदल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया, इसके पहले बहुत सारे लोगों ने नारा दिया था। तरह तरह से जो है भावनात्मक नारे दिए गए थे। तो फिर भी अभी भी हम क्या है, पुरुषों से पीछे हैं। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं। जैसे पहला जो सबसे अहम मुद्दा है वह है साक्षरता दर। शिक्षा का किसी भी समाज पर, किसी भी युग में सबसे महत्वपूर्ण असर होता है। चाहे वो महिला समाज हो, चाहे पुरुष समाज हो, चाहे अगड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे जो भी समाज रहा हो, अगर वह अशिक्षित है तो वो पीछे होगा ही होगा। तो महिलाओं पर भी साक्षरता दर का असर पड़ा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की मात्र 65.46% है। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत जो है वह अधिक है। ऐसा क्यों होता है? हम सभी रूबरू हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं। अध्यापन कार्य से जुड़े होने से हमें इसका कटु अनुभव है। बच्चों, अच्छी बच्चियां जो हैं पढ़ने में जो काफ़ी तेज़ तर्रार रहती हैं, टॉपर रहती हैं, वो भी बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। कारण क्या है? उनके माँ बाप शादी कर देते हैं। अगर ससुराल वाले पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, तो लड़कियों को पढ़ाते हैं, अन्यथा उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो इसलिए ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक है। क्योंकि माता पिता, और एक तो कारण हो गया शादी, दूसरा यह है कि माता पिता जो हैं वो लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा व्यय करना चाहते हैं। लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। अगर कम इनकम है, आय का स्रोत कम है, तो लड़कियों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। लड़कों को अच्छी तालीम के लिए शहर में भेज दिया जाता है। गांव में रहने वाला भी गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है। तो ये साक्षरता दर जो है वो महिलाओं की स्थिति को पीछे करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा है अनपेड कार्य। अनपेड मतलब बिना पैसे। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी तय की गई थी। यानी 1976 में जो अधिनियम पारित किया गया था, उसके अनुसार पुरुष और महिला को समान मजदूरी दी जाएगी। इस अधिनियम के पश्चात भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, चाहे वे दोनों समान कार्य क्यों न करते हों। यह स्थिति प्राइवेट सेक्टर में है बच्चों, सरकारी में ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र में बराबर मजदूरी मिल रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी, कम वेतन दिया जाता है। और मजदूरी में अंतर होने का कारण हो गया पिछड़ेपन का। और अनपेड कार्य मतलब भारत में
औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा अधिक कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं मिलता। अनपेड मतलब बिना वेतन के, बिना पेड के, यानी बिना भुगतान के। हम सुबह उठ जाते हैं और बिस्तर पर जाने से पहले तक लगातार दौड़ते रहते हैं घर में, और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कपड़ा धोना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, भोजन बनाना, सबको खिलाना पिलाना, और तब हम हर क्षेत्र में अंदर से लेकर के बाहर तक दौड़ते रहते हैं, और हमें उसका क्या लाभ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय सहानुभूति के। कहीं कहीं किसी किसी घर में तो महिलाओं को वो भी सहानुभूति भी प्राप्त नहीं है। तो ये अनपेड वाली जो स्थिति है, ये भी महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है। और शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और जन्म देने से पहले लड़की का गर्भपात कराने के माध्यम ढूंढने लगते हैं। इस लिंग चयनात्मक गर्भपात के कारण बाल यौन अनुपात में कमी है। प्रति 1000 बालिका भ्रूण पर लड़कियों की संख्या, देश में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, जो कि कम हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर की संख्या है। जैसा कि हम सभी समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि अगर किसी महिला को लगातार 2 बेटियां हो जाए तो लोग बेचारी शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। बेचारी को 2 बेटियां हैं, बेचारी को 3 बेटियां हैं। अगर बेटा हो जाए, जैसे गर्व महसूस होता है लोगों को कि उसके 2 बेटे हैं, उसके 4 बेटे हैं। और 2 बेटियों के बाद अगर खुदा न खास्ता उसको फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या होता है कि सोनोग्राफी कराई जाती है और भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा अब इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, फिर भी बहुत सारे डॉक्टर अभी जो पैसे के लोभी हैं वो अभी भी गर्भपात कर देते हैं और काफ़ी पैसा ऐंठते हैं। तो इसलिए शिशु लिंगानुपात हमारे देश में महिलाओं के शिशु लिंगानुपात कम होने से महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम। प्रति 1000 में 60 महिलाएं पुरुषों से कम। महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता, तो भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, शोषण और हिंसा सामान्य है। हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ी है। घरेलू हिंसा से महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, बलात्कार के केस, अपहरण के केस और प्रताड़ना के केस, दहेज उत्पीड़न के केस। तो ये सब विभिन्न प्रकार से महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं। और सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन बच्चों, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, हम अपने आप में
सक्षम नहीं होंगे अपनी सुरक्षा करने में, तब तक हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो आप मान के चलिए, दुर्घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हिंसा महिलाओं के खिलाफ होती है उसकी जिम्मेदार स्वयं महिलाएं होती हैं। स्वयं को दयनीय बना देती हैं, दूसरों के आश्रित बना लेती हैं। तो ये सब कारण हैं जो भारत में महिलाएं पीछे हैं, जबकि हमारे सरकार द्वारा हर तरह से महिलाओं को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है, पुरुष की बराबरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर का कार्य हो या रोजगार के अवसर हों या शैक्षिक अवसर हों, हर क्षेत्र में महिलाओं को सरकार छूट प्रदान कर रही है। रोजगार, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है इंटरमीडिएट तक। तो ये सब जो कार्य गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट का यही प्रयास है कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण का भार खास तौर से महिलाओं पर होता है और एक माँ का असर उसके बच्चे पर जितना पड़ता है उतना बाप का नहीं पड़ता है। इसलिए महिला अगर स्वस्थ विचार की होगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ विचार का होगा, कुत्सित नहीं होगा। तो बच्चों, हम कुल मिलाकर के हमारी स्थिति, भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में हर क्षेत्र में नीचे ही है। और महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व और केस जैसे छपाक पिक्चर आपने देखी होगी, छपाक मूवी जो आई थी, उसमें क्या होता है कि आजकल एसिड अटैक भी होने लगे हैं। एसिड अटैक में अब इसमें आप प्रेम प्रसंग को भी ले सकते हैं, दुश्मनी बस भी हो सकता है। ऐसे ही जो अपहरण होते हैं या बलात्कार होते हैं, ज़्यादातर उसमें एक तरफा प्रेम प्रसंग ही होता है। ये सब शुरू से घटनाएं होती आ रही हैं जो कभी कभार होती हैं, लेकिन और जो घटनाएं आए दिन होती हैं महिलाओं के खिलाफ, जैसे घरेलू उत्पीड़न, उसमें ज़्यादातर हम महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर एक महिला दूसरे महिला के खिलाफ उत्पीड़न में सहायक न हो, कभी भी महिलाओं का शोषण नहीं हो सकता। जैसे प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ क्या है कि पुरुषों की ऐब को छुपाया जाता रहा है। जैसे ये हमारा विचार है पर्सनल, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का ही आप लोगों ने पढ़ा है कि शकुंतला को भूल जाते हैं दुष्यंत, और जब भरत को देखते हैं तो अंगूठी भी मिल जाती है और शकुंतला को पहचान लेते हैं। कितनी बारीकी से घटनाओं को कालिदास ने गढ़ा, रचा, संयोग ऐसा बना दिया कि लोग समझें कि वास्तव में दुष्यंत की याद अंगूठी को देख करके वापस आई, उसके पहले वो शकुंतला को भूल चुके थे। जबकि मेरा जहाँ तक मानना है वो भूल नहीं चुके थे, बल्कि एक पराक्रमी बेटे को देखने के पश्चात उन्होंने शकुंतला को अपनाना ही श्रेष्ठ का समझा। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें पुरुषों के ऐब को एक पुरुष लेखक आसानी से छुपा जाता है, जबकि महिलाओं के ऐब को महिला लेखक इतनी आसानी से नहीं छुपा पाती है। तो हर क्षेत्र में हम देखेंगे एक पथभ्रष्ट पुरुष रहता है, करप्टेड पुरुष रहता है, तो उसके खिलाफ पुरुषों
में उतनी आवाज़ नहीं उठाई जाती जितनी एक करप्टेड महिला के खिलाफ महिलाओं द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, बदनाम किया जाता है। ये सब जो हमारे पिछड़ेपन का कारण है, महिलाओं द्वारा महिलाओं का शोषण, महिलाओं को शोषित बनाने में पुरुषों से ज़्यादा हम महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। यह हमारा अपना सोचना है, अब आप लोगों का जो भी विचार हो, लेकिन मेरे मत से यही है। अगर कोई सास या ननद सहभागी न हो तो कोई बहू न जलाई जाए। आप जितने भी केस देखेंगी महिलाओं के खिलाफ, उसमें महिलाएं इन्वॉल्व ज़रूर मिलेंगी, चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे बलात्कार का केस हो, चाहे बच्चा चोरी का केस हो, कुछ भी हो, उसमें महिलाएं ज़रूर इन्वॉल्व रहती हैं। अब हम अगले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नारीवादी आंदोलन से स्पष्ट है कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी हो। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार वर्ष 2009 में 10% के ऊपर गई थी और 2009 में राज्यों की विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5% से भी कम थी। इस संबंध में भारत में महिला प्रतिनिधियों की संख्या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। यहाँ तक कि जब महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाती है तब तक कैबिनेट में बड़े पैमाने पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने स्थानीय सरकार निकायों जैसे पंचायत नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की हैं, जिसके मतलब नगर पालिका और नगर निगम में पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित बच्चों? 33% सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। 10 लाख से अधिक निर्वाचित संख्या होने पर भी हम अभी पीछे हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उच्च सदन राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, लेकिन लोकसभा निम्न सदन लोकसभा ने अभी तक बिना बिल पास नहीं किया है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की इस पर कोई आम सहमति नहीं है। सामाजिक विभाजन के रूप में लिंग विभाजन एक राजनीतिक एजेंडा बना हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। क्या है बच्चों? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तो धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन और सार्वभौमिक नहीं, क्या नहीं है कि एक अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम मतलब होता है एक समान, हर जगह एक समान होना। पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अलग लोग एक धर्म को मानें लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। तो धार्मिक विभाजन जो है वो लैंगिक विभाजन से हट करके है। भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या रहती है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा क्या करता है? राजनीति के क्षेत्र की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे अनेक उदाहरण
आपको मिलेंगे जिनमें धर्म और राजनीति के बीच संबंध शामिल है। कुछ उदाहरणों द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे। गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म का अर्थ हिंदू या इस्लाम धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज़ से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। मानवाधिकार समूहों की मांग है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों में अधिकांश शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते हैं। महिला आंदोलन की मांग है कि सरकार को सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की हो, सब में परिवर्तन आना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ कार्य करती हो, शोषित करती हो महिलाओं को। एक धार्मिक समुदाय के रूप में सभी को अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए और विभिन्न धर्मों के लिए नए विचार, आदर्श एवं मूल्य राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक कार्य तब तक गलत नहीं हो सकते जब तक वे प्रत्येक धर्म को समान रूप से देखते हैं। तो सभी धर्मों का समान आदर हो तो कोई भी शासक सफल शासक कहलाता है। जैसे मुसलमानों में अधिकांश मुसलमान क्या थे, धर्मांध थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई तो महान बन गए, जैसे अकबर। अब है अगला टॉपिक हमारा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता यह एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों की लागत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। यह समस्या कैसे उत्पन्न होती है? समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में तब अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। यानी जब शासक वर्ग किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने लगता है तो उसे सांप्रदायिकता की राजनीति कही जाती है। और सामाजिक जो सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई असहमति नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं मानते हैं और अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही, उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। इसी सांप्रदायिकता की भावना के कारण ही
1947 में हमारे अखंड भारत का विभाजन हुआ था और आगे चल कर के यही सांप्रदायिकता 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में सहायक हुई। तो बच्चों, सांप्रदायिकता जो है यह समस्या कब अधिक उत्पन्न होती है? उत्पन्न होने के कारण क्या है सांप्रदायिकता के? पहला है, सांप्रदायिकता को सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम